नमस्कार। हम्म। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जो रिश्तों, भरोसे और कहना चाहिए अपराध की उन गहराइयों तक ले जाता है जहां सोचना भी मुश्किल हो। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इंदौर के एक नौजवान बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की कहानी बताती है, जिनकी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत पल, उनका हनीमून, वो एक भयानक अंत में बदल गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश की परतें खोलती है जो काफी चौंकाने वाली है। हाँ, बेहद चौंकाने वाली। तो मामला जुड़ा है 29 साल के राजा रघुवंशी और उनकी 25 साल की पत्नी सोनम रघुवंशी से। हम्म। मई 2025 में इंदौर में इनकी शादी हुई थी। और जैसा कि होता है, शादी की तस्वीरों में सब कुछ मतलब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। एक नई जिंदगी की शुरुआत। हाँ, बिल्कुल एक नई शुरुआत जैसा दिख रहा था। और शादी के फौरन बाद ही ये नया जोड़ा हनीमून के लिए निकला। जगह थी मेघालय की खूबसूरत वादियां। जी, शिलोंग और सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं। हाँ, चिरापूंजी अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जानी जाती है जगह। तो सोचिए, पहाड़ों का नजारा, नई नई शादी का उत्साह। लेकिन ये खूबसूरत शुरुआत ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। ये जो खूबसूरत पर्दा था, वो बहुत जल्दी एक भयानक हकीकत पर से उठने वाला था। जानकारी यही कहती है कि 26 मई 2025 के बाद से राजा और सोनम दोनों से ही कांटेक्ट खत्म हो गया। मतलब कोई संपर्क नहीं। जी बिल्कुल। वो अचानक से जैसे गायब हो गए। एक रोमांटिक हनीमून ट्रिप, वो एक रहस्यमयी गुमशुदगी में बदल गई। परिवार वाले परेशान, दोस्त हैरान, और यहीं से इस मामले की उलझी हुई कहानी शुरू होती है। और फिर कुछ दिन की ये जो अनिश्चितता थी, उसके बाद 2 जून को वो खबर आई जिसने सच में सबको हिला कर रख दिया। हम्म। राजा रघुवंशी की बॉडी मिली, मेघालय में ही एक गहरी खाई में। जगह का नाम था अडलियांग रियाट कुनुगरीम, उमलाई में वही स्वाडोंग झरने के पास। जी। और ये साफ था कि ये कोई मामूली गुमशुदगी या हादसा नहीं था। सही कहा। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन थोड़ी आगे बढ़ी, ये एकदम साफ हो गया कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। प्लान मर्डर। हाँ। और सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि एक गहरी, मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से रची गई साजिश। और यहीं से इस कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और दुखद पहलू सामने आता है। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। इसके पीछे बाकायदा एक योजना थी। और वो योजना, मतलब उसकी डिटेल्स और भी भयानक हैं। जो बातें जांच पे सामने आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। क्या पता चला? पता चला कि इस पूरी साजिश के सेंटर में कोई और नहीं, बल्कि खुद राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी ओहो। और उसका प्रेमी राज कुशवाहा थे। अच्छा। और सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि राजा को रास्ते से हटाने की ये पूरी योजना उनकी शादी होने से भी पहले बन चुकी थी। शादी से पहले? ये तो बहुत ही संगीन बात है। हाँ, ये तथ्य इस मामले को मतलब असाधारण रूप से गंभीर बना देता है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। बिल्कुल। शादी जैसी एक पवित्र मानी जाने वाली संस्था का इस्तेमाल एक क्रिमिनल प्लान को अंजाम देने के लिए किया गया। ये सोचना भी डरावना है कि एक तरफ शादी की रस्में चल रही थीं, कस्में खाई जा रही थीं, और उसी वक्त दूल्हे की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। मतलब साइकोलॉजिकली ये क्या दिखाता है? देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस तरह की प्लानिंग करने वालों में एक्सट्रीम लेवल की गणनात्मकता, मतलब कैलकुलेटिव थिंकिंग, और सहानुभूति यानी एम्पैथी की भारी कमी दिखाई देती है। तो शादी बस एक बहाना थी, राजा को मेघालय ले जाने और फिर उसे उसे खत्म करने का। जानकारी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। शादी ने उन्हें एक साथ ट्रैवल करने का, अकेले में समय बिताने का मौका दिया, जिसे साजिश करने वालों ने अपने भयानक इरादों के लिए इस्तेमाल किया। ये पैटर्न, जहां शादी को अपराध के लिए एक ढाल या एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जाए, ये रेयर है, लेकिन ये समाज के सबसे भरोसेमंद रिश्तों में से एक की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देता है। और इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने में सोनम और राज कुशवाहा अकेले नहीं थे, जैसा आपने बताया। नहीं, अकेले नहीं थे। ये भी पता चला कि राज कुशवाहा ने इंदौर से अपने 3 दोस्तों को इस काम के लिए खास मेघालय बुलाया था। जी हाँ। उनके नाम हैं विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी। बिल्कुल। यानी ये सिर्फ दो लोगों की साजिश नहीं थी, इसमें और लोग भी शामिल थे, जिन्हें पहले से इस प्लान के बारे में पता था, और वो इसमें भागीदार बनने को तैयार थे। हम्म। इन दोस्तों का इंदौर से मेघालय तक सफर करना ये बात और पुख्ता करता है कि ये सब कितना प्री प्लान्ड था। ये लोग ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचे और फिर वहां से आगे मेघालय गए। अच्छा, और हत्या के तरीके और हथियार के बारे में क्या जानकारी मिली? क्या उससे भी प्लानिंग का कुछ अंदाजा लगता है? हाँ बिल्कुल। जांच में ये बात सामने आई कि हत्या के लिए एक मशेटी का इस्तेमाल किया गया था। मिशाटी, ये क्या होता है? ये एक बड़ा धारदार चाकू या हथियार जैसा होता है, और ये मशेटी कहीं और से नहीं, बल्कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से ही खरीदी गई थी। ओह अच्छा। पुलिस ने बाद में इस हथियार को रिकवर भी कर लिया, जो केस में एक बहुत अहम सबूत बना। हथियार का चुनाव और उसे खरीदने की जगह, ये भी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। ये कोई गुस्से में उठाया गया हथियार नहीं था।
इसे सोच समझ कर खरीदा गया था। और जो बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है वो ये है कि खबरों के मुताबिक सोनम ने खुद ये कबूल किया है कि जब राजा की हत्या की जा रही थी वो वहीं घटनास्थल पर मौजूद थी। क्या वो खुद वहां थी? हाँ, अपने पति की हत्या के वक्त वहां खड़े रहना ये तो कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ वहां होने की बात नहीं है। जानकारी तो ये भी कहती है कि अपराध के बाद उसने सबूत मिटाने में भी एक्टिव रोल निभाया। जैसे कि कहा जा रहा है कि उसने अपना खून से सना हुआ रेनकोट किसी और को दे दिया ठिकाने लगाने के लिए, अच्छा, और खुद पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहनकर मौके से भागी। ये सारी हरकतें अपराध के बाद भी उसके शांत दिमाग और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की तरफ इशारा करती हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ साजिश में शामिल नहीं थी, बल्कि उसके अंजाम और उसके बाद की घटनाओं में भी पूरी तरह एक्टिव थी। इस तरह के संगीन अपराध के बाद पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ी होगी? जाहिर है मामला बहुत पेचीदा रहा होगा, खासकर जब अपराध एक राज्य में हुआ और आरोपी अलग अलग जगहों से थे। हाँ, मेघालय पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और फौरन एक्शन लिया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई ताकि इस मामले की हर परत को खोला जा सके। SIT? जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, क्योंकि आरोपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी जुड़े थे, तो तालमेल बिठाना जरूरी था। और जांच का नतीजा क्या निकला? चार्जशीट वगैरह के बारे में कुछ पता चला? हाँ, SIT ने काफी गहराई से जांच करने के बाद एक डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। कितनी बड़ी है चार्जशीट? ये चार्जशीट करीब 790 पन्नों की है। अरे बाप रे, 790 पेज! जी, इसका साइज ही बताता है कि जांच कितनी डिटेल रही होगी, कितने गवाहों के बयान लिए गए होंगे और कितने सारे सबूत इकट्ठे किए गए होंगे। इस चार्जशीट में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 5 लोग? कौन कौन? सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और राज के वो तीनों दोस्त विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी। अच्छा, और इन पर आरोप क्या लगाए गए हैं? और क्या इसमें कोई नया कानून भी लगा है? क्योंकि आजकल वो नए कानूनों की बात चल रही है। हाँ, ये अहम बात है। इन सभी 5 पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के तहत हत्या और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। BNS यानी नया वाला कानून? जी, वही जो हाल ही में लागू हुआ है, जिसने पुराने IPC यानी इंडियन पीनल कोड की जगह ली है। तो ये मामला नए कानून के तहत चलने वाले शुरुआती बड़े मामलों में से एक हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इससे ये देखना भी अहम होगा कि इस नए कानून के प्रावधानों के तहत न्याय प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, खासकर सजा के मामले में। और सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी कैसे हुई? क्या उसने फौरन सरेंडर कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी। सोनम शुरुआत में पुलिस से बचती रही। शायद उसे लगा होगा कि वो कानून की पकड़ से बच निकलेगी। लेकिन आखिरकार 9 जून 2025 को, यानी राजा का शव मिलने के करीब एक हफ्ते बाद, उसने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गाजीपुर में? अच्छा। जी, और उसके प्रेमी राज कुशवाहा और बाकी तीनों दोस्तों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक सोची समझी, बिल्कुल प्री प्लान्ड हनीमून मॉडल की है। हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसी साजिश जिसे शादी की कस्में खाने से भी पहले बुना गया था। मेघालय की वो खूबसूरत वादियां जो एक नई जिंदगी की शुरुआत की गवाह बननी थी, वो एक भयानक अपराध की साक्षी बन गई हैं। प्रेम, विवाह, विश्वास जैसे शब्दों का यहाँ जिस तरह इस्तेमाल हुआ, वो सच में झकझोर देने वाला है। बिल्कुल। ये घटना विश्वासघात की इंतहा है। जब किसी रिश्ते की नींव ही इतने बड़े धोखे और षड्यंत्र पर रखी गई हो, तो ये इंसानी रिश्तों की जटिलताओं और उनके अंधेरे कोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ तौर पर दिखाती है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि ये एक ठंडे दिमाग से पूरी योजना बनाकर अंजाम दिया गया काम था, जिसमें ऐसा लगता है कि हर किरदार की भूमिका पहले से तय थी। और शादी बस एक स्टेज था। हाँ, शादी सिर्फ एक स्टेजिंग ग्राउंड थी, अपराध को अंजाम देने का एक मौका। ये जानना कि हत्या की योजना शादी से पहले बनी थी, ये इस मामले को खास तौर पर बहुत परेशान करने वाला बना देता है। हाँ, ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये उस वादे का भी गला घोटना है जो दो लोग एक साथ जिंदगी शुरू करते समय लेते हैं। ऐसे रिश्ते की बुनियाद होता है। सही बात है। जब प्लान ही रिश्ते की शुरुआत से पहले बन जाए, तो सवाल उठता है कि क्या उस रिश्ते में कभी कोई सच्चाई थी भी? ये क्राइम साइंस के साथ साथ समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के लिए भी अध्ययन का विषय है कि कैसे कोई इंसान इस हद तक जाकर धोखे और हिंसा की योजना बना सकता है, और वो भी अपने सबसे करीबी रिश्ते के संदर्भ में। तो अब मामला अदालत में है और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इस पर सुनवाई होगी। जी, देखना होगा कि न्याय प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और इस मामले में क्या फैसला आता है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया तो अपना काम करेगी, लेकिन इस घटना ने जो सवाल खड़े किए हैं, भरोसे के टूटने पर, रिश्तों में छिपे अंधेरों पर
और अपराध के लिए की गई इस तरह की प्लानिंग को लेकर वो लंबे समय तक समाज में चर्चा का विषय रहेंगे। यह हमें कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि जो सतह पर दिखता है जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। ये पूरा घटनाक्रम वाकई सोचने पर मजबूर करता है। किसी रिश्ते की शुरुआत से ठीक पहले या शायद उसी दौरान इतने बड़े विश्वासघात और अपराध की योजना बनाने के पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है? ये गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक जुनून था या इसके पीछे और भी गहरी जटिल वजह हो सकती हैं जिनका पता शायद कभी न चले? हो सकता है। ये उन अनकहे अनदेखे अंधेरों की तरफ इशारा करता है जो कभी कभी एकदम परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियों और रिश्तों के पीछे छिपे हो सकते हैं। इस पर विचार करने के लिए यकीनन एक गहरा बिंदु है।